नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो है एग्ज़ाम डेट निर्धारित की जा चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरू किया हुआ है। यहाँ पे हम टोटल 23 शिफ्ट के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। प्रीवियस ईयर में जब 2018-19 की ये भर्ती आई थी तब ये जो है 23 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उन्हीं 23 शिफ्टों को हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं और कर रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज के 3 जो है वीडियो आ चुके हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल जो है फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं हम। और जो फ्री में पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे जो है चौथा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये प्रसिद्ध नारा है और ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। और ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था, तो साल 1944 में ये नारा दिया था। ठीक है, भारतीय सेना को प्रेरित करने के लिए साल 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं। तो आरबीआई की यहाँ पे बात हुई है, तो आरबीआई के उपराज्यपाल इनमें से कौन नहीं रहे हैं। क्या वी के शर्मा, लीलाधर, एक एम के जैन और बीपी कानूनगो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वी के शर्मा है वो आरबीआई के उपराज्यपाल नहीं रहे हैं, बाकी जो है उपराज्यपाल रह चुके हैं। आरबीआई की जो स्थापना है ये आप याद रखना, आपको पता भी होगा, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन हो जाएगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि साइंस से रिलेटेड है, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो जो श्वसन है ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, क्या है, वायुजीवी एरोबिक है, अवायवीय है, स्वपोषी है या फिर परपोषी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुजीवी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री भारत के जो हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और सभी बच्चे जो हैं इनके बारे में जो है जानते होंगे। तो ये एक फुटबॉलर हैं, तो जो कि फुटबॉल खेल खेलते हैं सुनील छेत्री जी। और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से जो है सबसे ज़्यादा जो गोल है वो किए हैं। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना मैं बता देता हूँ। एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये जो स्थापना है इसकी ये हुई थी 1893 के अंदर। तो ये आप याद रखना, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1893 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। यह संस्था बंगाल में फुटबॉल का आयोजन और प्रशासन करती है। तो ये इस भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर जो है प्रशासन करती है, तो ये बंगाल के अंदर जो है फुटबॉल का आयोजन और प्रशासन करती है। इसके बाद एक और संस्था आप याद रखना, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ।
तो अखिल भारतीय जो फुटबॉल महासंघ है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1937 में। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। जून 1937 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यह संघ भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है, मतलब पूरे भारत में जो खेल का फुटबॉल खेल का जो प्रबंधन करता है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ही करता है, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। उसके बाद फीफा भी एक वर्ड याद रख लेना, फीफा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है, FIFA काफ़ी आपको देखने को मिलता है। तो फीफा का मतलब क्या होता है आप ये भी याद रखिएगा। जो फीफा है, फीफे का मतलब होती है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। द फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल नेम हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। 1904 में जो है फीफा की स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी आपको फुटबॉल के गेम के बारे में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखना, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी, जो कि बंगाल के सभी खेल्स का जो है प्रयोजन करता है। उसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना जून 1937 में हुई थी, जो कि पूरे भारत में फुटबॉल खेल का जो है आयोजन करवाता है। फीफा का मतलब हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो कौन सी फसल जो है घास नहीं है? बादाम, सबई, बांस या फिर अल्फला। क्वेश्चन नंबर 5th का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बादाम की जो फसल है ये घास नहीं है। बाकी सबई हो गया और बांस हो गया, अल्फला हो गया, ये जंगलों की फसल है और ये घास से रिलेटेड ही फसलें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो 2018 यूएस ओपन की बात हो रही है। पुरुषों का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया था? ऑब्वियसली नोवाक जोकोविच के द्वारा है ये खिताब जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूएस ओपन टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ये भी आप याद रखना, यूएस ओपन टूर्नामेंट। तो यूएस ओपन टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? साल 1881 में हुई थी। तो 1881 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी आप रखना, सर्बिया के रहने वाले हैं ये। ठीक है, तो सर्बिया के ये रहने वाले हैं। और सर्बिया कहाँ पर पड़ता है? ये यूरोप के अंदर ही जो है सर्बिया पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यूएस यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूएन के द्वारा कौन से वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वनों का? 2015, 9, 11 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 2011 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी यूएन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये मैं बार बार इसीलिए बताता हूं ताकि आपको याद रह जाए। 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कहा गया पानी की बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? जो पानी की बूंद होती है वे नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? मतलब जो पानी की बूंद के रूप में नमी होती है, पानी की बूंद के रूप में जो नमी होती है वो स्रावित होने को क्या कहा जाता है? आर्द्रता, पाला, वृष्टि या फिर कोहरा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृष्टि इनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है भारत के योजना आयोग को किस संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? मतलब भारत के योजना आयोग के स्थान पर जो है किस आयोग का जो है वो गठन किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग की जो गठन है वो 1 जनवरी
2015 को किया गया था, और 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में आप ये भी याद रखना, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो थे वो पहले उपाध्यक्ष थे, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मैं लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं। सुमन बेरी, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में है सुमन बेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम पूछा गया है? मलेशिया दिनार, मलेशिया डॉलर, मलेशिया यूरो या फिर मलेशिया रिंगत। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया रिंगत जो है मलेशिया की मुद्रा का नाम है। मलेशिया की जो राजधानी है वो भी आप याद रखना, राजधानी हो जाएगी इसकी कुआलालंपुर। ठीक है, राजधानी कुआलालंपुर है, और जो इसकी मुद्रा है वो हो जाएगी मलेशियाई रिंगत हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ऑब्वियसली पुणे में हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पुणे के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में आप इसकी याद रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो केसीएल की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है केसीएल का पूर्ण रूप? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केसीएल का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जो जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जयप्रकाश नारायण जी जो हैं ये जाने जाते हैं लोकनायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। और लोकनायक जी जो जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। लोकनायक के रूप में जो है इनको जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? भारत में अभी तक जो है कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? कभी भी घोषित नहीं किया गया, केवल एक बार लगा है, 2 बार लगा है या फिर 3 बार लगा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन जो वैसे आपातकाल होता है या कि आंतरिक अशांति वाला आपातकाल आप मान सकते हैं, तो वो जो है 3 बार लग चुका है भारत के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपातकाल जो है कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है? 1962 में लगा था, चीन के साथ युद्ध था। उसके बाद 1962 के बाद 1971 में लगा था, पाकिस्तान से युद्ध था। उसके बाद 1977 में लगा था, जो कि अंदर ही अशांति की वजह से लगा था। 1977 में ये लगा था, माफ़ कीजिएगा 1975 से 77 के बीच में लगा था। तो यहाँ पे 1975 लिख लिया आप।
1975 से 77 के बीच में लगा था और ये अशांति अशांति की वजह से लगा था। ये आप लिख लेना, ठीक है। 3 बार युद्ध मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा है भारत के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था। तो लाहौर सत्र जो आयोजित हुआ था ये काफ़ी मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है इस लाहौर सत्र में लिया गया था। राइट ऑप्शन सबसे पहले सुन लीजिएगा। 1969 जो है, माफ़ कीजिएगा 1929 जो है इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? 1929 में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में जो है कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का जो है घोषणा पत्र तैयार किया गया था और पूर्ण स्वराज को जो है कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य जो है घोषित कर लिया गया था। मतलब 1929 में 31 दिसंबर 1929 को जो है 12 बजे का जब घंटा बजा था तो कांग्रेस ने अपने पूर्ण लक्ष्य को, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता को ही अपना लक्ष्य बना लिया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। सचिन तेंदुलकर जी, इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। ने किस टीम के खिलाफ जो है अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो है टोटल 100 शतक लगाए हैं। यहाँ पे ये भी आप याद रखना, टोटल 100 शतक लगाए हैं। और जो 100वां शतक था ये किस देश के विरुद्ध लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बांग्लादेश के विरुद्ध जो है ये शतक इनके द्वारा लगाया गया था। और आप याद रखना BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है और ये भारत के जो सभी मैच हैं उनका आयोजक करवाता है। भारत की क्रिकेट की देखरेख जो है BCCI ही करता है। इसकी स्थापना आप याद रखना कब हुई थी BCCI की? तो BCCI की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928। 1 दिसंबर 1928 को मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। ये मद्रास भी याद रख लेना, मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो सेंट जॉर्ज जो पार्क है ये किस देश में स्टेडियम स्थित है ये पूछा गया है। जिम्बाब्वे, अफ्रीका, अमेरिका या फिर वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यहाँ पे सूत्र पूछा गया है। तो सूत्र जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaSO4.1/2H2O जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो है ये सूत्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। 19 में पूछा गया है अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो जो ये सिंह सभा आंदोलन था सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर हुआ था। कब गठन हुआ था इसका? 1997, 1830, 1873 या फिर 1920 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1873 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 30 जुलाई 1873 को है स्थापना हुई थी या गठन हुआ था, एक ही बात है, ठीक है, ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उच्च तापक्रम यानी कि हाई जो प्रेशर होता है, हाई जो वोल्टेज होता है पृथ्वी की सतह के नीचे, मतलब जो पृथ्वी के नीचे होता है गैस युक्त होता है, मतलब गैस भी उसके अंदर होती है, पिघली हुई चट्टान की सामग्री में वो मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? गर्म पानी का झरना कहा जाता है, लावा कहा जाता है, माइका कहा जाता है या फिर मैग्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्मा जो है इसको बोला जाता है। मैग्मा के बारे में आप सुन लीजिएगा, मैग्मा की सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है। मैग्मा जब शीतलन होता है, मतलब जब मैग्मा बाहर निकल जाता है पृथ्वी पर और जब यह ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जो है कौन सी चट्टानें बनती है? तो मैग्मा
ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21 है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रथम अनुसूची में ही ऐसा लिखा गया है कि जो प्रथम अनुसूची के अंदर ये लिखा गया है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है वो प्रथम अनुसूची के अंदर लिखी गई है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 में कहा गया 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1875 से 1900 के बीच में हुआ था मुंडा विद्रोह। और इसका जो नेता था या फिर किसने इसका नेतृत्व किया था? तो ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मुंडा विद्रोह है ये कहाँ हुआ था? उस समय तो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, तो वर्तमान में लेकिन ये है रांची के दक्षिण में हुआ था और यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इनका वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार बिरसा मुंडा जो है मेन लीडर थे इस जो विद्रोह के थे। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो कब हुआ था ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए ना। 15 नवंबर 1875 को जो है इनका जन्म हुआ था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो 1975 आप याद रख लेना। 1975 में क्या हुआ था? फेमस फिल्म आई थी शोले। ठीक है, इसमें से 100 घटा देना तो 1875 को जो है अभी नवंबर का ही महीना चल रहा है तो नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था जिन्होंने जो लीड किया था मुंडा विद्रोह को लीड किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो शकुंतला जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अमर सिंह, शंकु, वरुचि या फिर कालिदास? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास जी के द्वारा जो है ये नाटक लिखा गया है शकुंतला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है ये पूछा गया है एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस से संबंधित है? तो एशिया कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो अंडर वाटर हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, बेसबॉल। तो ऑब्वियसली बात है क्रिकेट सभी बच्चे देखते होंगे तो ऑब्वियसली पता होगा एशिया कप जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊपर मैं बता भी चुका हूँ बीसीसीआई की स्थापना, एक बार फिर से आप लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम्स के अंदर 1 दिसंबर 1928 को। ठीक है, एशिया कप में जो आप नॉर्मली जानते हैं कौन कौन सी टीमें भाग लेती हैं? भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, एक आधी टीम और होंगी, ये सारी जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। बांग्लादेश भी लिख लेना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में कहा गया इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य वो नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रासलीला है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आइए मैं कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बता देता हूं। कुछ शास्त्रीय नृत्य जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथक कली हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया। मणिपुरी के बाद आप एक दो और याद रख सकते हैं जैसे कि ओडिसी हो गया, सत्रिया हो गया, ओडिसी हो गया। ओडिसी के बाद आप मोहिनी अट्टम भी रख सकते हैं याद। ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम कैसे लिखते हैं? मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये जितने भी हैं, यक्षगान भी लिख लेना है कि यक्षगान सच्ची। ये सारे जितने भी नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है,
ये एसएससी और रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीधा आपको दे देंगे वन लाइन में कि भाई बताइए चार ऑप्शनों में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, बताइए चार ऑप्शनों में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये आप याद रख लेना, शास्त्रीय नृत्य ये सारे मैंने लगभग आपको बता दिए हैं मेन मेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यालय, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, तो कितने होता है, 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होएगा, ए हो जाएगा। 6 वर्ष होता है भाई इनका। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो कार्यालय का जो समय होता है वो 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंदर आता है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये जो है आता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है निम्नलिखित देशों, महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ पर अवस्थित है। तो सहारा रेगिस्तान की जो है लोकेशन पूछी गई है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, चीन में या फिर उत्तरी अफ्रीका में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तरी अफ्रीका में जो है ये सहारा रेगिस्तान मिलता है। और आपको ये याद रखना है जो सहारा रेगिस्तान है कितने देशों में फैला हुआ है, तो ये 10 देशों के अंदर जो है वो फैला हुआ है। ये लाइन आपको याद रखनी है, जो सहारा रेगिस्तान है ये कितने देशों के अंदर फैला हुआ है, 10 देशों में फैला हुआ है। देश आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। तो पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है ये किसके द्वारा दिया गया था, वल्लभाचार्य, साधना, माधवाचार्य या फिर रामानंद। क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्टि मार्ग दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, वल्लभाचार्य के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवेद ब्रह्मावाद के महान आचार्य थे और इन्होंने 16वीं शताब्दी के शुरुआत में, यह आप याद रखना, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है इन्होंने वल्लभाचार्य ने इसकी शुरुआत की थी पुष्टि मार्ग की। और पुष्टि मार्ग हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय है, ये भी आप याद रखना। पुष्टि मार्ग जो है हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय है। इसे अनुग्रह पथ के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है। ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम जो है ये चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके बारे में आप ये याद रखिएगा, यह पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग 1.2% है। ये जो द्रव्यमान है चंद्रमा का यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.2% है। ठीक है, तो ये जो चंद्रमा का द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने परसेंट है, तो मात्र ये 1.2% है पृथ्वी के द्रव्यमान का। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितने गुना है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 गुना बड़ा है इसके, माफ कीजिएगा, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुना बड़ा है। ठीक है, ये आप याद रखना, 81 गुना
बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की राजभाषा की को मतलब जो भारत की राजभाषा है, कौन सी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। तो हिंदी राजभाषा को जो है ये भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। आपको ये याद रखना है भारत की राजभाषा के बारे में, भारत की राजभाषा को घोषित कब किया गया था, तो ये भी आप याद रखना कब घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंदर। तीन सौ तिरालीस फर्स्ट अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंदर जो है ये इंक्लूड किया गया था। हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कोई बता सकता है कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बताइए कमेंट करके जल्दी से फटाफट। ठीक है, 10 जनवरी को बताइएगा कि क्या कौन सा दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया प्रधानमंत्री डैश के नेता होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसके नेता होते हैं? राज्यसभा में बहुमत पार्टी, संसद में बहुमत पार्टी, लोकसभा में बहुमत पार्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लोकसभा में जो बहुमत पार्टी होती है उसी के प्रधानमंत्री जो है नेता होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया मुगल लघु चित्रकार के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो ये जो लघु चित्रकारी थी ये मुगल किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंच गई थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर? तो ये जो जहांगीर थे इन्हीं के समय में जो है लघु चित्रकारी जो है वो अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंच गई थी। जहांगीर के बारे में आप ये याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1569 में, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी में जो है इनका जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था इनका 28 अक्टूबर 1627 को। शासन अवधि इनकी याद रखना, कब से कब तक इन्होंने जो है शासन किया था? तो इन्होंने जो है शासन किया था 1605 से लेके 1627। 1605 से 1627 के बीच में जो है इन्होंने शासन किया था। ये इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था। तो राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था राज्यसभा का? तो कौन थे ये? तो ये हो जाएंगे एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में आपको ये याद रखना है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। मतलब जो ये राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये राज्यसभा के तो पहले अध्यक्ष थे, साथ में ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने हैं। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? 1952 में जो है राज्यसभा की स्थापना हुई थी। और राज्यसभा जो है एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका होता है 5 वर्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 34 का। राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के जो है सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये लेडी हैं जो जिनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और ये भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाएगी 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि जनगणना से रिलेटेड है, 2011 की जनगणना, जिसमें लिंगानुपात पूछा गया है। सबसे जो निम्नतम लिंगानुपात है ये पूछा गया है। ऑब्वियसली हरियाणा राज्य जो है सबसे फीसदी रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात जो है वो सबसे कम रहा है हरियाणा का। 2011 की जनगणना जो है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो ये हरियाणा हो जाएगा। कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग, इनकी थी 879 थी ये लिंगानुपात। और जनगणना की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। 2011 के बाद अभी कोई जनगणना नहीं आई है। 2011 की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। और आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1871 में हुई थी मायो के समय में। नियमित जनगणना थी 1881 में हुई थी रिपन के समय में। बस यही मोटी मोटी बातें हैं, आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा नंबर है, 6 है। 36 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। तो जो सबसे कम आबादी वाला जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, जार्विस, ग्रीनलैंड, बर्मुडा, हांगकांग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड, जो कि किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप भी ग्रीनलैंड ही है क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद आपको इसकी जो है राजधानी और मुद्रा याद रखनी है, मुद्रा और राजधानी। राजधानी हो जाएगी नूक, मुद्रा हो जाएगी, मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी डेनिश क्रोन। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसल को डैश फसलें कहा जाता है। तो सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है, ऑब्वियसली रबी की जो फसल है वो बोई जाती है सर्दियों के अंदर। और अप्रैल मई में जो है इसको काट लिया जाता है। उसके बाद जो है खरीफ की फसल बोई जाती है, जो कि सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल को काट लिया जाता है। बीच में जो माफ़ कीजिएगा, जो अप्रैल और मार्च और अप्रैल का महीना आता है, इसके अंदर जो है तीसरी फसल बोई जाती है, जिसका नाम आप मुझे बताएंगे कि कौन सी फसल जो है इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उकाई बांध से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उकाई बांध डैश में अवस्थित है। तो सबसे पहले ये गुजरात के अंदर अवस्थित है उकाई बांध, राइट ऑप्शन लगा देते हैं। गुजरात के अंदर ये जो है उकाई बांध अवस्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ताप्ती नदी के ऊपर ये बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बना है। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस बांध का निर्माण कब हुआ था, निर्माण आप याद रखना भाई थोड़ा, 1972 में जो है इसका निर्माण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है हार्नबिल त्योहार से बड़ा प्यार है वनडे एग्जाम्स को, पता नहीं हर बार घूम फिर के ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, ऑब्वियसली नागालैंड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है, और क्या इसमें याद रख सकते हैं आप 40 में, तो बस इतना ही याद रखना, नागालैंड में बनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये याद रखना आप सच्ची, पहली बार कब मनाया गया। साल 2000 में पहली बार बनाया गया था हार्नबिल का त्यौहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
ESIC का विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ESIC का जो विस्तार है ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 में पूछा गया है लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जैसे कि प्रधानमंत्री सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? क्या डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का जो है चुनाव नहीं होता, मतलब चुना नहीं जाता, तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें जो वरिष्ठ जो नेता होता है, जो सबसे उम्रदाज व्यक्ति होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने की प्रथा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको ये याद रखना है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र तथा 1900 मतलब ये आप याद रखना 1973 में इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 1977 में जो है इसको जो ये सुंदरवन बाघ रिजर्व था 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद एक और डेट आपको याद रखनी है, क्या रखनी है? राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1984 में। वैसे आपको हर जगह 1984 ही डेट देखने को मिलेगी, ये डेट नहीं मिलेगी। आप चाहे तो वो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 1973 आप याद मत रखना, ये याद रखना वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1977 को। और राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1984 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 में कहा गया निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से कब अलग करके जो है उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 2000 में जो है इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को जो है यूपी से अलग करके एक उत्तराखंड राज्य की जो है स्थापना की गई थी, और ये भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। 4 में कहा गया आवर्ती की फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 आवर्ती काल जो है आवर्ती फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो ये जो खट्टा दूध होता है उन्हीं के अंदर वो जो है प्राकृतिक स्रोत होता है, या दूध है कहीं, ये रहा दूध। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी। तो लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो दूध होता है, यानी कि खट्टा दूध इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। इसके अलावा कुछ फलों में भी जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन कौन से वो फल होते हैं? एक तो लिंगोन बेरी होता है, लिंगोन बेरी, एक होता है नाशपाती। तो ठीक है, इन दो फलों के अंदर भी जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब आप दूध ना दे के यहाँ पे लिंगोन बेरी या नाशपाती भी दे सकता है, इसीलिए मैंने जो है ये दोनों ऑप्शन आपको बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कनाडा की राजधानी ओटावा कहाँ है? ओटावा, ओटावा ये रही ओटावा। ओटावा की राजधानी मतलब कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कनाडा है विश्व का दूसरा बड़ा देश, पहला कौन सा है?
पहला हो जाएगा रूस। ठीक है, भारत कौन सा है? 7वां नंबर पे भारत है। ठीक है, तो ये ओटावा हो जाएगी। इसकी आप मुद्रा भी याद रख लीजिएगा, कनाडा की जो मुद्रा है वो हो जाएगी कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो पंजाब की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंडीगढ़, लुधियाना, कावरत्ती, ईटानगर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है। साथ में चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ किस अन्य और राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगी हरियाणा की। तो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। तो हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा का अलग गठन किया गया था और एक नया राज्य जो है बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद का जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जादूगर यानी कि विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म आप याद रखना 29 अगस्त 1905। इन पर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, 29 अगस्त 1905 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कब कब जीते थे 3 स्वर्ण? 3 स्वर्ण इन्होंने जीते थे 1928, 1932, 1936। तो ये 3 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीते गए थे और इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? 1956 में। 1956 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और जो इनके जन्मदिन की डेट है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है भारत हर साल मनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 49 आ गया। 49 में कहा गया राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में कितने अपने जो है सदस्यों को भेज सकता है? तो ऑब्वियसली 2 सदस्यों को जो है ये नामित कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एक हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगी? 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक हीलियम की परमाणु संख्या जो है वो होती है 2। अब कैसी होती है भाई ये आप देख लेना, साइंस का जो भी है। ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और लाइक और शेयर जमा दबा के आपको करना है। लाइक और शेयर आपको बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस वीडियो सीरीज को और अच्छे से आपके सामने ला सकूं। वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे इस PDF को बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ से डाउनलोड करके जो है आप फ्री में इसको अटेम्प्ट करके एक टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।